डाइल्यूटेड ईपीएस बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे साथ थोड़ा फुल कंसंट्रेशन से जरा इन्वॉल्व रहना पड़ना। अब ये डाइल्यूटेड वर्ड क्यों है ईपीएस के साथ? ये डाइल्यूटेड वर्ड अगर हमने कभी पढ़ा हो पहले तो केमिस्ट्री में शायद इस तरह का एक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह होता था, तो यहाँ डाइल्यूटेड से क्या मुराद है? बहरहाल केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, ना फिजिक्स में जा रहे हैं, अकाउंटिंग में ही है। यहाँ इसका क्या मतलब है उसको समझने के लिए जरा काइंडली थोड़ा सा जरा आगे पहले पढ़ लें। कौन सा पेज है, कौन सी हेडिंग है? पेन हाथ में रख लें। इनिशियली वैसे कुछ चीजें हमने थ्योरेटिकली जरा फाइनल करनी है। सबसे पहले वो कहता है फर्स्ट लाइन में, अ कंपनी माइट हैव potential ordinary shares in issue. Underline 3 words: potential ordinary shares. Potential ordinary share, अब जो वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आ रही है। अब potential ordinary share is a financial instrument, एक सफा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक पेज है, that may entitle its holder to ordinary shares, ब्रैकेट में जाए, at some time in future। एक है किसी के पास ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन गया है, लेकिन एक ये है कि किसी के पास एक सफा है, वो सफा इस चीज का एविडेंस है कि ये फ्यूचर में ये सफा ये सलाहियत रखता है कि जिसके पास होगा उसका फ्यूचर में शेयर होल्डर बना देगा, बना सकता है। अगर आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है तो वह शेयर सर्टिफिकेट इस चीज का एविडेंस है कि आप शेयर होल्डर बन चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सफा हो जिसमें ये सलाहियत मौजूद है कि ये आपको फ्यूचर में शेयर होल्डर बना देगा, तो वो सफा आज क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का एक सफा कहलाएगा। ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का मतलब, पोटेंशियल किसे कहते हैं? जिस तरह आप में माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है कि आप सुबह दोपहर शाम पढ़ सकते हैं। नहीं, ये आपको नहीं पता, ये मैंने मुसलसल नोट कर रहा हूँ। ये सुबह वाला भी मैंने कंफर्म नहीं मुझे हुआ, दोपहर और शाम के हवाले से मैंने सलाहियत आपकी देख ली है। तो पोटेंशियल समझाना चाह रहा हूँ। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सलाहियत मौजूद है। तो आपको नहीं अंदाजा, लेकिन आप में ये भी सलाहियत मौजूद है कि आप सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे की क्लासेस आराम से ले सकते हैं। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप अलाउ करें तो। बस अब फाइनली वापस आ जाएगा। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की डेफिनेशन हम जरा दोबारा पढ़ते हैं। अब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पेज एक है, नथिंग एल्स आपके लेवल पे। दैट मे, ये क्या, इसका क्या मतलब? मेन टाइटल, आपके पास ऑर्डिनरी शेयर आ गया है या आ सकता है? अगर आ गया तो आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज है जिसमें सलाहियत मौजूद है कि वो आपको शेयर होल्डर फ्यूचर में बना देगी, तो वो सफा कहलाएगा। समटाइम्स होता ही है कि एक एग्जांपल के तौर पे, बाकी तो इंशाल्लाह और एग्जांपल आती है। डिबेंचर वर्ड कभी आपने सुना? लेकिन कभी कभी डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। डिबेंचर वैसे क्या चीज है? लोन है, बिल्कुल सही वर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही वर्ड आया। कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं तो सोच के एंट्री बताएं कंपनी के एंगल से। कैश डेबिट, डिबेंचर्स, पेबल क्रेडिट। तो कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी ने पैसे लेने। जैसा फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर के पैसे क्योंकि रीपेबल नहीं होते नॉर्मली, इसलिए इक्विटी का पार्ट है। डिबेंचर्स इशू करके अगर कंपनी पैसे लेगी तो कैश डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डिबेंचर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग एक लायबिलिटी है, ये पैसे वापस होने हैं, इसलिए डिबेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पे हम लेते हैं। हाँ, जिसके पास डिबेंचर हो उसका एसेट है, वो एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन अगर कंपनी के एंगल से सोचा जाए तो डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, ये पैसे लोन की तरह है। अब समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी जब ये एग्रीमेंट करती है डिबेंचर्स का, तो एग्रीमेंट ये कर लेती है डिबेंचर होल्डर से कि जिनके पास ये पेज है कि हम आपको कैश में भी रिटर्न कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, कौन किसको कह रहा है?
कंपनी डिबेंचर होल्डर को कह रही है कि अगर आप चाहें तो आप कैश की बजाय शेयर्स ले लीजिएगा। तो अगर ये ऑप्शन मौजूद है कि डिबेंचर्स की वापसी कैश में भी हो सकती है और शेयर्स में भी हो सकती है, तो ऐसे डिबेंचर्स कहलाएंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। किस चीज में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? मतलब फॉर एग्जांपल 3 साल के डिबेंचर से 3 साल बाद अगर कोई डिबेंचर होल्डर ये ऑप्ट कर ले कि मैंने कैश की बजाय कंपनी के शेयर्स लेने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, तो फिर आप बताएंगे कंपनी क्या एंट्री करेगी? डिबेंचर्स डेबिट। अगर पैसों में वापसी होगी तो क्या एंट्री करेगी? डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर ये वापसी शेयर्स में होगी तो डिबेंचर डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो क्या चीज किस में कन्वर्ट हुई? लोन शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। अब जब तक ये 3 साल नहीं आएंगे तो जिसके पास ये डिबेंचर सर्टिफिकेट वाला सफा होगा वो सफा ये सलाहियत रखता है कि ये फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, हो गया है, हो सकता है। एक है कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए हैं, वो अगर कर दिए हैं तो वो बहस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। शेयर इशू कर दिए हैं, फुल मार्केट वैल्यू पे किए हैं, लेस देन पे किए हैं, वो बहस कंप्लीट हो गई है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं कि समटाइम्स कुछ ऐसे पेजेस भी कंपनी ने इशू किए हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट फ्यूचर में शेयर्स की तादाद, ऑर्डिनरी शेयर्स की तादाद बढ़ सकती है। और ईपीएस का जरा फॉर्मूला ज़हन में लाएं। आपको पता है अगर शेयर्स की तादाद बढ़ गई बेस में तो ईपीएस में डाइल्यूशन आ जाए। डाइल्यूशन का मतलब यहां कमी है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपया प्रॉफिट है और 10,000 शेयर्स हैं तो आई होप कि ये ईपीएस आप कैलकुलेट कर देंगे मुझे। कैलकुलेटर वैसे अलाउड है, जरा कैलकुलेटर पे करें। 10,000 शेयर्स हैं डिवाइड बाय 10, सॉरी 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपया ईपीएस है, 10 रुपया ईपीएस है। लेकिन अगर बेस में सपोज 1 लाख दोबारा लिखें, डिवाइड बाय अगर 12,000 शेयर्स हो रहे हैं, क्या कर रहा हूं, कैलकुलेटर ने क्या किया है, बेस में शेयर्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपकी ईपीएस कम हो जाएगी, विच मींस ईपीएस में कमी मींस डाइल्यूशन हो जाएगी। हो गई है, हो जाएगी। अब आई होप कि कुछ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर वर्ड समझ आ गए, लेकिन आइए जरा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैंने अभी दे दिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड, सिंपली अनदर नेम फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट इसी तरह ये प्रेफरेंस शेयर्स भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं। ये किस चीज में कन्वर्टेबल? ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के भी अगर ये राइट है कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स में अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देन प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल कहलाएंगे। ये कुछ जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल ना हो, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल ना हो, लेकिन अगर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो ये फिर फ्यूचर्स में नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देंगे। बात समझ आता है मेरा? ये मैं ये कह रहा हूं हमेशा डिबेंचर्स कन्वर्टेबल होंगे, हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल होंगे, हो सकते हैं। अगर होंगे, अगर ये हो सकते हैं तो ये फिर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की एग्जांपल्स हैं। हो गए हैं, ये हो सकते हैं। अगर हो गए हैं तब भी बहस खत्म होगी, हो गए हैं तो जो ईपीएस है वो शेयर्स इशू हो चुके हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में उनको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर हो सकते हैं फिर कैसे सोचना चाहिए वो अभी हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। जी पेज नंबर क्या है जी? पेज नंबर भी 110 है यार, सॉरी। देन उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है शेयर ऑप्शंस। अगला जो वर्ड है वो छोड़ दे जरा। शेयर ऑप्शन वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेजॉरिटी लोगों ने कुछ टैक्स पढ़ते हुए एम्प्लॉय शेयर स्कीम मान गए गलती से मान। मुझे उम्मीद है कि आपने टैक्स के हालात ज्यादा अच्छे होंगे काउंटिंग से, तो इसलिए गौर से आपने सुनना है। जब मैं शेयर ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा तो आपने मुझे ये बताना है क्या मैं सही बता रहा हूँ। तो शेयर ऑप्शन से भी फ्यूचर में जिसके पास शेयर ऑप्शन वाला सफा होता है उसके पास ये राइट होता है कि उस सफे को एक्सरसाइज करके वो शेयर होल्डर बन सकता है।
कंपल्शन नहीं होती उसकी, वो कोई ऑब्लिगेशन उसकी नहीं है। अगर वो महसूस करेगा कि शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से मुझे कोई फायदा हो जाएगा, तो वो सफा एक्सरसाइज करके शेयर होल्डर बन सकता है। डन है सर। लेकिन इसी से मिलती जुलती चीज यहाँ लिखी हुई है, शेयर ऑप्शन या वारंट। तो ये वारंट और शेयर ऑप्शन में बड़ा बारीक सा फर्क है, वो फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट आर द थ्री जो भी हमने ये पढ़े हैं, ये क्या है? और बेटा बस करे पेज नंबर यार, प्लीज पेज नंबर। व्हाट इज पेज नंबर? पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर, सब्जेक्ट का नाम। कमाल हो गया यार, बंदा डिफरेंट होता है तब भी ठीक है, सेम बंदा अभी थोड़ी देर पहले पेज नंबर बताया, अब ज्यादा एक्सप्लेन हो गया। पहले आया था सिर्फ पेज नंबर, अब है पेज नंबर क्या है। अगला सवाल अल्लाह ही जाने क्या है। प्लीज वॉल्यूम 2 खोल लें, पेजिस के एंड पे देखना शुरू करें। कट्ठा 11 होगा और आगे एक 0 भी होना चाहिए। बस कर दे यार खुदा के लिए। जी सर, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो अभी तक हमने इस पेज पे पढ़ा? फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन से, कंपनी माइट हैव पोटेंशियल, माइट हैव कंपल्सरी है, हो सकता ना हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस की बहस खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो फिर वो क्या होंगे, क्या मतलब होगा, वो भी हम डिस्कस करना शुरू करने लगे। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आए जरा एक एक करके अब इनको डिटेल में डिस्कस करना शुरू करें। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अच्छा ये बॉन्ड वर्ड है, लेकिन आप सिंपली मेरे ख्याल अगर डिबेंचर से हम यूज टू हैं, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड सिंपली मींस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही की बहस हो रही है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटीज ब्रैकेट लोन। इन अदर वर्ड्स, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं ये इंटरेस्ट वाला लोन है, विच गिव द होल्डर, हु इज होल्डर, जिसके पास ये डिबेंचर हैं, जिसने खरीदे हुए हैं, डिबेंचर होल्डर का या बॉन्ड होल्डर, which give the holder the right to convert the bond into ordinary shares of the company. Once again word important है, right, not an obligation. वो अगर चाहेगा तो एंड में कह सकता है मुझे कैश दें मेरा वापस, और अगर वो चाहेगा तो एंड में ये भी कह सकता है, अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, मुझे कह सकता है कि मुझे रीपेमेंट शेयर्स में कर दें। कंपनी की लेकिन ऑब्लिगेशन होगी, कंपनी से अगर वो कैश मांगेगा कंपनी को कैश देना होगा, और अगर उसने शेयर्स डिमांड किए तो कंपनी शेयर्स देने पे ऑब्लाइड होगी। किसकी ऑब्लिगेशन होती है, किसका राइट होता है? या इन अदर वर्ड्स कहने, बॉन्ड होल्डर की डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है, वो अपनी रीपेमेंट कैश में मांग ले या शेयर्स में मांग ले। आप बने सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं, आप बताएं आप कैश लेंगे या शेयर्स लेंगे? मार्केट वैल्यू देखेंगे आप, ये कोई टॉस वाली बहस नहीं है। आप देखेंगे मुझे कैश कितना मिलना है, और आप ये देखेंगे जो मुझे शेयर्स मिलने उसकी मार्केट वैल्यू है। लेकिन सिर्फ आप वो भी नहीं देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कंपनी के हालात फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, और हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हालात मेरे शेयर होल्डर बनने के बाद खराब हो सकते हैं, देयरफॉर मैं पंगा ना ही लूं, मैं अपने पैसे ले लूं, और जो बेचारे पहले शेयर होल्डर हैं वो उन्हीं के हवाले ये बिजनेस रहे। ठीक है सर, तो ये आपका राइट है, आप अपना बेनिफिट देख के से एक्सरसाइज करेंगे। वर्ड समझ आ गया? पहले सेकंड लाइन, द कन्वर्जन, अब एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल आफ्टर 3 इयर्स। कन्वर्जन का मतलब बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। लेट्स अज्यूम किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3 इयर्स के बाद कन्वर्जन होनी है, और एवरी 20 रुपीज इज कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर। अब ये जरूरी नहीं है, ये टर्म्स हैं, वेरी कर सकती हैं। हो सकता है हर 100 रुपए का बॉन्ड 2 शेयर्स में कन्वर्ट होना है, 5 में होना है, 1 में होना है, इट डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। क्वेश्चन के मुताबिक इंशाल्लाह सोचा करेंगे। ब्रैकेट के बगैर पढ़े आप, कन्वर्जन टेक्स प्लेस एट प्री डिटर्मिन्ड रेट एंड प्री डिटर्मिन्ड डेट। ब्रैकेट में दोनों चीजें हैं। प्री डिटर्मिन्ड रेट का मतलब ये पहले से डिसाइड होगा, जिसमें आया था ₹20 इंटू 1 ऑर्डिनरी शेयर, ये जो भी रेट है ये पहले से डिसाइडेड होगा। और प्री डिटर्मिन्ड डेट का मतलब
3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, ये भी पहले से डिसाइडेड होगा। क्या और क्या डिसाइडेड होगा? If the conversion does not take place, the bond will run its full life and redeemed into cash on maturity. Redeem का मतलब repaid in cash, maturity का मतलब at the end of the term, at the end of the term. अगर कन्वर्जन नहीं होगी तो जो उसकी टर्म थी बॉन्ड की, डिबेंचर की, वो पूरी हो जाएगी और एंड में कैश वापस हो जाएगा। डन है सर? वंस कन्वर्टेड, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वंस कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर, अगर एक दफा किसी बॉन्ड डिबेंचर होल्डर ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे शेयर्स दिए जाएं और उसने शेयर्स ले लिए हैं, कंपनी बताएं कि एंट्री करेगी डिबेंचर डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और वो अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन गया तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता भाईजान मेरे से होगी ये गलती, मेरे पैसे ही दे दें। ये उसे फैसला वन टाइम करना होगा। अगर क्या हो गया तो उसके बाद क्या नहीं हो सकता? वंस कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन गया है, अब उसको डिविडेंड भी सबसे एंड में मिलेगा, और अगर लिक्विडेशन हो गई तो पैसे भी सबसे एंड में मिलेंगे। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू, वापसी नहीं है, इसलिए जो फैसला करना है एक दफा सोच समझ के ही करना होता है। आई होप कि कॉन्सेप्टली आप मेरी बात समझ गए हैं। सेकंड पढ़ रहे हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज, एक ही लाइन में बात खत्म हो गई है। क्या मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स? जो कहाँ पड़ा है वो भी यहाँ है। अगर शेयर्स में कन्वर्जन हो गई तो ठीक है, वरना ये भी पैसे अगर रिडीमेबल हैं तो वापस हो जाएंगे, और अगर इरेडीमेबल हैं तो इसमें तो वैसे भी वापस नहीं होना था। तो वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितना टर्म होगा वो एज इट इज पहले कंप्लीट होगी, एंड में प्री डिटरमिन रेट भी होगा और प्री डिटरमिन डेट भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी दो चीजें आपने मेन समझनी है। अब आ जाए फाइनली शेयर ऑप्शंस पे, और फिर उसके बाद वारंट्स की भी डिस्कशन करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को चल रहे हैं जी साथ? शेयर ऑप्शंस को आगे पढ़ने से पहले जो चीजें आपने को टैक्स वगैरह में सुनी होंगी, पहले जरा उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैं जरा अपनी बात पूरी अपने सामने आपके सामने रख लेता हूं। अगर कोई महसूस आपको हो कि मैंने कोई बात डिफरेंट की है तो वो काइंडली पहले ही क्लियर कर लीजिएगा, वरना ये ना हो कि मैं आगे चला जाऊं और आपके जहन में वो पॉइंटर कोई रह जाए। मैं इस वक्त पहले एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ। वर्ड सुना आपने? एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन का सर कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से है, मेरा ख्याल है कि सपोज कोई होंडा लिमिटेड है, होंडा लिमिटेड एक कंपनी है। होंडा लिमिटेड ने अपने कंपनी के लेटर हेड पे, मैंने ये जो डब्बा से बनाया, बॉक्स सा बनाया, ये मैंने एक सफा बनाया है। लेटर हेड का मतलब एक सफा होता है जिसके ऊपर कंपनीज के नाम वगैरह प्रिंट हुए होते हैं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द होंडा लिमिटेड, उसका नाम ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। एक सादा कागज का पेज, मतलब रजिस्टर का सफा नहीं होता है, कंपनी का पेज मीन जिसपे कंपनी का एक नाम एड्रेस वगैरह लिखा हो, मतलब ऑफिशियल पेज ऑफ द कंपनी। लेट्स सी एक पेज है कंपनी का, उस पर लिखा ही हुआ है कि मिस्टर एक्स, कंपनी का एक एम्प्लॉय है, हैज एन ऑप्शन टू परचेज suppose 10,000 shares of company in 3 months time at an exercise या स्ट्राइक, सुना है वर्ड? सिर्फ एक्सरसाइज सुना है, स्ट्राइक भी सुना? स्ट्राइक सुना। स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹35 पर शेयर।
एक सफा है, उस पर ये लिखा हुआ है, देन किसी उस कंपनी के ऑफिशियल ने को साइन किए हैं और कंपनी की स्टैंप लग गई। ये मैंने आपके सामने क्या बनाने की कोशिश की है? मैंने एक सफा लिखा, मैंने एक सफा आपके सामने लिखा है। इस सफे का नाम क्या हो जाएगा? क्या शेयर इशू हो गए हैं या इसके बदले शेयर इशू हो सकते हैं? ये सफा एक शेयर ऑप्शन कहलाएगा। ये किसने लिखा, किसे हैंडओवर हो जाएगा? ये कंपनी के किसी ऑफिशियल ने लिखा है, उसको साइन कर दिए, स्टैंप लग गई है, कंपनी का ये डॉक्यूमेंट है और ये मिस्टर एक्स के हवाले हो जाएगा। ये सफा मिस्टर एक्स को अब क्या राइट देता है? विद इन 3 मंथ्स अगर वो चाहे तो कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद सकता है। किस प्राइस पे खरीद सकता है? आप अपना नाम जरा मिस्टर एक्स की जगह रख लें। अपना अपना नाम मैंने एक्स इसलिए रखा कि बंदे का नाम फिट हो जाए। रिप्लेस एक्स विद योर नेम। आप बताएं, आप इस सफे को इस्तेमाल करके 10,000 शेयर्स खरीदेंगे? कब खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे? अगर 3 महीनों में शेयर की प्राइस मार्केट में 30 रुपए है तो आप कंपनी के पास आएंगे, उनसे कहेंगे मुझे अपने 10,000 शेयर दें और मुझसे 35 रुपए पर शेयर ले लें। आप ये हरकत हरगिज क्यों नहीं करेंगे? आप मार्केट में जाएंगे, वहां से 30 रुपए का मिल रहा है, आपको क्या जरूरत है इस सफे को एक्सरसाइज करने की, इस पेज को, ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर्स लेने की? हाँ, अगर शेयर प्राइस मार्केट में 35 रुपए से ज्यादा हो गई तो आप कंपनी के पास आके क्या कह सकते हैं कि मुझे आपने ये सफा दिया था, मुझे 10,000 शेयर्स दें और मुझसे 35 रुपए के हिसाब से पैसे ले लें। कंपनी की ऑब्लिगेशन होगी, कंपनी 35 रुपए पे शेयर देने पे अब्लाइज्ड है। आप कब एक्सरसाइज करेंगे? जब मार्केट प्राइस इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस और लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। मोर देन पे कब क्यों एक्सरसाइज करेंगे आप? क्योंकि आपको फायदा हो रहा होगा, कंपनी से 35 का खरीदेंगे, मार्केट में सपोज 40 का बिक रहा है, चाहते ही बेच के 5 रुपए कमा लेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए और आपने इसे फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नहीं किया, तो फिर देन ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगी, ये सफा यूजलेस हो जाएगा और इट मींस उसके बाद ये फिर एक्सरसाइज नहीं हो सकेगा। एक चीज आपने शायद और भी सुनी हो कि समटाइम्स कंपनीज अपनी ऑप्शन के बदले में कोई फीस रख लेती हैं, कॉस्ट ऑफ एन ऑप्शन। कंपनी ने जब ये सफा दिया तो जिसको दिया उससे कुछ नॉमिनल सी अमाउंट 2, 4, 5 रुपए अमाउंट भी रिसीव कर ली। ये किसके लिए क्या होगा और किसके लिए क्या होगा? कंपनी के लिए सॉर्ट ऑफ इनकम है और जिसने सफा खरीदा उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है। क्या जरूरी है कि ये ऑप्शन हमेशा एक्सरसाइज हो? ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होती है? जब ऑप्शन होल्डर को फायदा हो रहा होता है। और ऑप्शन होल्डर को फायदा कब हो रहा होता है? जब मार्केट प्राइसेस मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस। यहां तक मैंने कोई बात सही कर दी है? ये यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? ये ऑप्शन बेची भी जा सकती हैं, लेकिन समटाइम्स आपने सुना होगा टैक्स में कि ऑप्शंस नॉन ट्रेडेबल हैं। ट्रेडेबल भी हो सकती हैं, नॉन ट्रेडेबल भी हो सकती हैं। अगर ये ट्रेडेबल हैं तो आप हो सकता ऑप्शन बेच दें, फिर जिसके पास ये सफा चला जाएगा उसका ये राइट हो जाएगा कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी केसेस में कंपनीज जो शेयर ऑप्शंस इशू करती हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, लेकिन बहरहाल अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती हैं। जी, कोई और चीज जहन में आती है? यहाँ तक ठीक है प्लीज? सिर्फ सबसे पहले अब जो मैंने बातें करनी है उसके लिए जरा आपको कॉन्टेक्स्ट जरा ब्रॉड करना है। आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन,
लेकिन हम पढ़ रहे हैं शेयर ऑप्शन। मीन्स उसे ये कुछ जरूरी नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन इशू की जाए, ये कोई भी शेयर ऑप्शन खरीद सकता है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एम्प्लॉय भी खरीद सकता है, डायरेक्टर्स भी खरीद सकते हैं, कोई कंपनी को सप्लायर वगैरह भी खरीद सकता है। अगर कंपनी ने शेयर ऑप्शन इशू की है तो वो एम्प्लॉयज के अलावा भी कोई हो सकता है। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। हमारी डिस्कशन एम्प्लॉयज पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपने सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है? एम्प्लॉयज, क्योंकि आप सैलरी इनकम पढ़ रहे थे, लेकिन हमने जरा अपना विजन ब्रॉड करना है। ऑप्शन कोई भी इशू कर सकता है और कोई भी परचेज कर सकता है। जो भी परचेज करेगा उसका ये राइट होगा कि उस ऑप्शन के अगेंस्ट एक्सरसाइज प्राइस पे शेयर्स खरीद सकता है, और जिसने ऑप्शन बेची होगी उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि एक्सरसाइज प्राइस पे वो शेयर्स बेचेगा, चाहे मार्केट प्राइस कम है या ज्यादा है ना सर? तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जरूरी नहीं कि हम एम्प्लॉयज पे रिस्ट्रिक्टेड रहें, हमारी गेम एम्प्लॉयज के अलावा भी हो सकती है। बाकी चीजें वही हैं। आए अब जरा थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। जी, अब पेन हाथ में रख लें। आए लेट्स स्टार्ट। किस जगह पे इस वक्त हम हैं? डेफिनेशन आ गई सर। अ शेयर ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज द। ऑप्शन होल्डर के पास क्या है, क्या नहीं है? जिम्मेदारी उसकी कोई नहीं है, उसका ये हक है कि वो चाहे तो इस हक को एक्सरसाइज करे या ना करे। तो शेयर ऑप्शन गिव द होल्डर the right but not the obligation. The holder of the option sometimes pays an amount in exchange for the option. उसे क्या कहते हैं? फी फॉर ऑप्शन। इसी को मेरा ख्याल आपने शायद ऑप्शन प्रीमियम पढ़ा हो, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, प्रीमियम अगर नहीं सुना तो ठीक है, फी फॉर ऑप्शन ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कह लो। इफ द होल्डर ऑफ द ऑप्शन टेक्स अप द ऑप्शन, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? दिस इज कॉल्ड एज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, पहले एम्प्लॉय की बात ही शायद आ रही, लेट्स से एन एम्प्लॉय और एनी अदर इन्वेस्टर, बल्कि दोनों ही आगे भी, लेट्स से कोई भी पेज अ प्रीमियम ऑफ, अब आप जरा प्रीमियम वर्ड अंडरलाइन करेंगे, ये प्रीमियम किसे कहा गया है? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। अच्छा, यहाँ कोई शेयर प्रीमियम वगैरह नहीं, इसलिए जरा लिख लें जरा। लेट्स से एम्प्लॉय और एनी अदर इन्वेस्टर पेज अ cost of option of ₹30 for the option to buy a share in Holdna Limited for ₹200 in 3 months time. ₹200 will be called as strike price, also called as exercise price. पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बस समझने, बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है जी। 30 क्या है जी? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। 200 क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। 3 मंथ्स क्या एक टाइम पीरियड है। नेक्स्ट पैराग्राफ। If the price of the shares in the company is ₹250 in 3 months time, then the holder of the option will exercise his right to buy the share at, क्या ख्याल है? What is 200 एक्सरसाइज प्राइस? सपोज 250 रुपए अगर 3 महीनों बाद शेयर प्राइस हो गई तो क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाएगी? की जाएगी सर। कितना फायदा उठा लिया जाएगा? लेकिन नेट 47 कैसे बनाया मैंने? बल्कि नेट, सॉरी 47 नेट 20, सॉरी आगे पढ़ ही लेते हैं। कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? 50 रुपए फायदा हो रहा है, लेकिन उसने भी क्या दिया था? 30 रुपए दिया था, तो नेट उसे कितना बचा? उसे फिर 20 बचे। तो ही कुड इमीडिएटली सेल द शेयर एट ₹। कितने का किससे खरीदेगा, कितने का कहां बेच सकता है? 200 का होंडा लिमिटेड से खरीदेगा, 250 का मार्केट में बेच सकता है, 50 रुपए प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन नेट ऑफ करके 20 रुपए का उसे गेन हो सकता है। क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाएगी? क्योंकि प्राइस जो मार्केट में है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो गई। However, if in 3 months time the market price of share in the company is only 180, हिम्मत किसकी बजाय कितनी? कितने की बजाय कितनी प्लीज? 250 की बजाय अगर 180 है, इन दिस केस द होल्डर ऑफ द ऑप्शन विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। वो क्यों 200 का खरीदेगा जब कहां से कितने का मिल रहा है?
तो उस केस में अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन लैप्स हो गई, मींस एक्सरसाइज नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स ऑप्शन कब एक्सरसाइज होती है? व्हेन द मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस। इंडिविजुअली जरा पढ़ लें दोनों पैराग्राफ्स, कोई कंफ्यूजन? बस साथ साथ हमने कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है प्लीज। स्टूडेंट्स प्लीज आप चलो आगे। देन कुछ टर्म्स आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो यूज होती हैं। When the market price of share is such that to exercise the option would enable the option holder to make a profit। अगर मार्केट प्राइस इस तरह से हो जाए कि ऑप्शन एक्सरसाइज करने से ऑप्शन होल्डर को कोई प्रॉफिट हो रहा हो, तो दैट ऑप्शन इन स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एज इन द मनी ऑप्शन। ऊपर जाए जरा। अगर 200 एक्सरसाइज प्राइस वाली ऑप्शन मार्केट में 250 रुपए पर शेयर पे ट्रेड हो रही है, तो क्या ये मार्केट में इन द मनी ऑप्शन कहलाएगी सर? और ये आउट ऑफ द मनी कब कहलाएगी? अगर 200 एक्सरसाइज प्राइस शेयर की है और 250 हो गई है तो ये इन द मनी है, और अगर 200 से कम है, 180 है, तो ये आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। आगे पढ़ने की बजाय जरा मेरी तरफ भी देखें। आप बताएं, इन द मनी ऑप्शंस एक्सरसाइज होती हैं आउट ऑफ द मनी? तो क्या होती है इन द मनी? इससे मार्केट प्राइस मोर देन एक्सरसाइज प्राइस। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज नहीं होगी? क्योंकि नुकसान हो रहा होगा। क्यों एक्सरसाइज नहीं हो रही? क्योंकि उसमें नुकसान हो रहा होगा। नुकसान कब हो रहा होगा? जब मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस। If the market price is such that to exercise the option would lose money, the option is called as out of the money। आई होप के बात समझ आ गई। अगला पैराग्राफ जरा इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जी ये तो आपकी मर्जी है। एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपने एक्सरसाइज करना है। ये कुछ जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज करें, शेयर खरीदें और साथ ही बेच दें। ये तो आपकी मर्जी है। आपने शेयर खरीद लिए, आपको उम्मीद है कि अभी इंशाल्लाह प्राइस और बढ़ेगी, वक्ती तौर पे डिविडेंड एंजॉय करता हूँ, ओके, आपकी चॉइस है। ये कुछ जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं हो, ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि खरीदा और बेच दिया। अगर एक्सरसाइज किया और इमीडिएटली बेच दें तो इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी हो सकता है आपका ख्याल हो कि फर्दर प्रॉफिट हो सकता है और आप नहीं बेचना चाहते, वो आपकी चॉइस है। ठीक है प्लीज। लेकिन ऑप्शन इन द मनी कब कहलाएगी? अगर एक्सरसाइज करने से प्रॉफिट होगा। एक्सरसाइज करने से प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगी। आउट ऑफ द मनी कब कहलाएगी? जब एक्सरसाइज करने से लॉस हो रहा होगा। लॉस कब हो रहा होगा? जब मार्केट प्राइस कम हो रही होगी। जी हमजा, ये तो बात मेरा ख्याल है अभी आपसे पहले कर चुके हैं लोग। ये अपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि जो राइट ऑफ ऑप्शन होता है ये भी बेचा जा सकता है, तो ये फिर टैक्स में है, ठीक है। और वही चीज टैक्सेबल भी होती है शायद। ये ऑप्शंस बेची भी जा सकते हैं अगर ये ट्रेडेबल हो, लेकिन समटाइम्स कंपनीज रेस्ट्रिक्शन भी लगा देती हैं, तो वो तो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, बेची जा सकती हैं। एक्सरसाइज डेट आने से पहले पहले ये ऑप्शन होल्डर किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है अगर ये ट्रेडेबल ऑप्शन हो। सही कह रहा हूं? एग्जाम्पल करें जी मिस्टर हमजा, ठीक है। मिस्टर दानियाल्स फ्रेंड मिस्टर हमजा, एग्जाम्पल से on 1st January 2019 Marigold Enterprises purchased an option। एम्प्लॉय जरूरी नहीं है जी, बस विजन जरा ब्रॉड रखें। ऑफ फॉर ₹10,000 allowing Marigold Enterprises to buy
5000 shares of Aroma Limited at a price of 140 per share during the, यहां तक कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे। किसने ऑप्शन खरीदी, कितने की खरीदी, किस चीज की खरीदी, किस प्राइस पे एक्सरसाइज होना, कितने अरसे में, और 12 फरवरी 2019। ऑप्शन कब खरीदी, अभी 2 महीने नहीं हुए। मैरीगोल्ड एंटरप्राइजेज परचेज द शेयर्स एट एन एग्रीड प्राइस, कितने पे, when the market value of AL share was rupees। क्या उसने कोई इन द मनी ऑप्शन खरीदी है, जाने दे इन द मनी क्या होती है। Briefly explain what is the meaning of in the money and out of the money options। इंग्लिश में जरा पढ़ के एक्सप्लेन कर दे ऊपर जाकर। क्लियर है सर। एंड देन वो कहता है लिंक द टर्म्स टू द अबव सिनेरियो। जो टर्म्स आपने बोली हैं वो कहता है इसको इस सिनेरियो में जरा एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन करना मतलब बताएं ये ऑप्शन इन द मनी आउट ऑफ द मनी। इन द मनी है क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस लेस देन मार्केट वैल्यू है। एक छोटी सी कैलकुलेशन भी जरा करवा दें, कैलकुलेटर पकड़ा। कोई गेन लॉस की वर्किंग करवा दें। अगर फॉर एग्जांपल ये मैरीगोल्ड लिमिटेड फाइनली डिसाइड करे कि शेयर्स को खरीद के बेच देना है। कैलकुलेटर एक सेकंड, जस्ट अ मिनट सर। नंबर ऑफ शेयर्स बताएं, 5000। पर शेयर गेन बताएं 40। कैसे, अब डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई 140 और मल्टी माइनस 180 भी कर सकते हैं, लेकिन 40 गेन शायद स्टेट में नजर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो 5000 इंटू 40 किया तो क्या आंसर आया, 2 लाख आया। लेकिन ढूंढने जरा क्या 10,000 फी फॉर ऑप्शन भी दी थी, तो व्हाट इज नेट गेन। नेक्स्ट पेज पे है और नेक्स्ट पेज पे आके अगले नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे 3 पैराग्राफ जरा इंडिविजुअली पढ़ना। जी हमजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह यार। आप सुनाएं, आप कैसे हैं, आप काफी अरसे बाद नजर आए हैं। नेक्स्ट पेज के फर्स्ट 3 पैराग्राफ सब पढ़ रहे हैं, साथ वालों को सुनाने और लग गए सर तीनों पैराग्राफ सर। ये कैलकुलेशन प्लीज समझ आ गई 190 वाली। देन अरे सर जी फाइनली वारंट। वारंट से घबराना नहीं, ये वो नहीं है। वारंट क्या चीज है जरा बोर्ड पे देखें वंस अगेन। वारंट एक पेज जस्ट जरा इसका मेरा ख्याल नेट यहाँ से ऑनलाइन स्टूडेंट से बात ठीक है। एक मिनट जरा जी सर जी। वारंट क्या चीज है इस डिस्कशन में, ये जो वारंट है एक सेकंड बोर्ड पे देखें। लगने से सर्दी ताकि नींद ना आए, कमाल हो गया, गर्मी लगती कभी सर्दी लगती। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहना चाहिए ताकि नींद ना आए। मजेदार माहौल है, बस हल्का हल्का ये जो वो जो आंख खुलती है ना उसका मजा इंशाल्लाह मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा सर इंशाल्लाह कि सर्दी गर्मी। अब बोर्ड पे जरा देखें, राइट टाइम पे वारंट वर्ड आ गया। मैंने आपके सामने एक पेज बनाया कंसंट्रेट पे। वंस अगेन एक पेज है, फॉर एग्जांपल कंपनी है, कंपनी का नाम जरा बदल लेते हैं XYZ कंपनी। कंपनी है कंसंट्रेट जिधर, सपोज कंपनी के सफे कंपनी ने एक पेज बनाया, कंपनी हैज रिसीव्ड ₹1 million from Mr. Z at the rate of 12% for 5 years। कंपनी ने 1 मिलियन रुपीस किसी मिस्टर वाई से रिसीव किए हैं एट द रेट ऑफ 12% 5 सालों के लिए। ठीक है सर, बताइए कंपनी XYZ ने क्या किया, लोन लिया। सिंपल इज दैट, नथिंग एल्स, इट इज अ लोन, इट इज सिंपली अ लोन। लेकिन सपोज इसी सफे के दूसरे हिस्से पे साथ ये भी लिखा हुआ है
Mr. Z has an option to purchase 1000 shares of XYZ company at 40 rupees per share in 2 years. In 2 years time. ठीक है। दूसरे हिस्से पे मैंने ये क्या लिखा है, ये सिंपली शेयर ऑप्शन है सर। किसने किसको क्या ऑप्शन दिए? कंपनी ने मिस्टर जी को ये ऑप्शन दिए कि वो 2 सालों में 40 रुपए पर शेयर पे 1000 शेयर खरीद सकता है। अलग अलग अगर इसे देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे लोन है, राइट साइड पे शेयर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये एक ही पेज के 2 हिस्सों पे है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोन है, शेयर ऑप्शन कहलाता है वारंट। 1 मिलियन जो लिया है कंपनी ने, ये कैश ही वापस होना है। लेकिन इसके साथ साथ मिस्टर जी के पास क्या ऑप्शन मौजूद है कि वो कंपनी में शेयर होल्डर भी बन सकता है। क्या पैसों की जगह शेयर्स मिलने हैं? नो सर, पैसे वापस होने ही होने हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट मिस्टर जी हैज अ राइट कि वो शेयर्स खरीद सकता है। शेयर्स उसे फ्री नहीं मिलने, लेकिन किस प्राइस पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे, किस प्राइस पे मिल जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोन एंड शेयर ऑप्शन अगर एक ही पर्सन के साथ एक कंबाइंड एग्रीमेंट है इज कॉल्ड एज वारंट। तो वारंट किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? ये बिल्कुल इस तरह से है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई पेज, लेट्स अज्यूम जो मैंने लिखा है इस पेज पे लिखा है, तो जो आपको लिखा नजर आ रहा है सपोज ये इस पेज पे लिखा हुआ है। इस पेज पे आपके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा नजर आ रहा है आपको? लोन नहीं यार, आपकी लेफ्ट साइड, ये खुदा का नाम है, आपकी लेफ्ट साइड वही है। आपके इस पेज पे लेफ्ट साइड पे लोन वाली स्टोरी लिखी नजर आ रही है और इस पेज के राइट साइड पे शेयर ऑप्शन की। अगर सपोज ये इस तरह हो जाए, जहां सेंटर में लाइन थी वो गायब हो जाए, तो ये सिर्फ लोन है। और अगर ये इस तरह हो जाए तो ये सिर्फ ऑप्शन है। अगर ये इकट्ठी हो जाए तो ये वारंट है। अब मेरी अपनी बात जरा कंप्लीट करना। कंपनी XYZ ने 1 मिलियन लोन लिया है, उसका रेट है कोई 5 साल टर्म है, उसने 1 मिलियन ने इंटरेस्ट वगैरह लोन ने वापस होना है। लेकिन मिस्टर जी के पास ये ऑप्शन है कि वो इस जगह पे जो उसके पास ऑप्शन है इसके अगेंस्ट शेयर्स खरीद सकता है। ये जो शेयर ऑप्शन वाला हिस्सा है ये मिस्टर जी अलहदा भी कर सकता है। अगर ये इकट्ठा है तो इसका नाम वारंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये शेयर ऑप्शन जो इशू हुई है ये ट्रेडेबल है, तो मिस्टर जी चाहे तो 2 साल से पहले ये सफे का ये हिस्सा शेयर ऑप्शन का अलहदा करे, इसे बेच दे। और अगर उसने ये बेच दिया तो अब उसके पास सिर्फ क्या राइट रह गया? लोन वाला रह गया, बस उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो 2 साल तक इंतजार कर सकता है। 2 साल के बाद वो इस सफे को अलहदा करके इसके बदले शेयर भी ले सकता है। यहां तक बात मेरी कंप्लीट समझ आ गई? आप एक काम करें, पिछले पेज पे जाएं। मेरा तो खैर ये कन्वर्टेबल लोन है। कन्वर्टेबल लोन अगर है तो उसमें लोन ने ही शेयर्स में कन्वर्ट होना, उसमें को पैसे फर्दन नहीं देने। पैसे दे के शेयर्स लेने वाली बहस नहीं है। कन्वर्टेबल लोन सिंपली क्या बहस है कि एंड में कैश ले ले या शेयर्स ले ले। ये कुछ मिलता जुलता तो आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें शेयर्स खरीदने के लिए भी कुछ पैसे देने हैं। लोन वापस कैश में ही होना है और शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। तो मैं बेस्ट एफर्ट एक कर रहा हूं, अगर ये मैं सफा दोबारा फुल कंसंट्रेशन से सोच के किसी तरह इकट्ठा कर दूं तो ये मेरा सफा क्या बन गया फाइनली? वारंट है। ये मैंने अलहदा करके इसलिए दिखाया कि शेयर ऑप्शन वाला हिस्सा अलहदा हो सकता है और वो अपनी जगह ट्रेड हो सकता है अगर वो करना चाहे। ट्रेडेबल अगर उसने बेच दिया तो डेफिनेटली इसके पास सिर्फ लोन रह जाएगा और लोन फिर वैसे ही इंटरेस्ट और अपनी रीपेमेंट एज इट इज करते रहेगा, उसकी लोन की रीपेमेंट होती रहेगी। ठीक है सर? तो ये सारी स्टोरी है वारंट की।
इसमें सिर्फ क्या होता है, लोन और शेयर ऑप्शन इकट्ठी हो जाती है। बाकी इसकी काउंटिंग एप्लीकेशंस क्या है वो इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। अब आ जाए जरा एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। मेरी ये जो आपको सफा फाड़ने वाली जो स्टोरी है ये जरा ज़हन में रख के ये पढ़ना है। ब्रैकेट पढ़े, अ लोन एंड शेयर ऑप्शन टू परचेज कंपनी शेयर इन फ्यूचर। ब्रैकेट छोड़ दें, शुरू से दोबारा पढ़ें। अ वारंट इज similar to a convertible bond in that the warrant allows the holder to buy shares at a set price, that is exercise price, rather convert। उससे मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंस क्या है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड में कैश में वापसी हो सकती है या शेयर्स में, उसमें फिर पैसे नहीं देने। लेकिन अगर वारंट है तो इसमें शेयर अगर खरीदेंगे तो एक्सरसाइज प्राइस पे आप खरीदेंगे, लेस देन मार्केट वैल्यू पे मिल जाएंगे। द शेयर ऑप्शन पार्ट ऑफ द वारंट कैन बी separated from the and traded on its own, whereas convertible bond cannot be। इसका मतलब ये है कि अगर शेयर्स लेने हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड के बदले तो उसी ने लेने हैं जिसने लोन दिया होगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर जी ने अगर कंपनी को लोन दिया है और ये कन्वर्टेबल लोन है तो शेयर्स किसको ही मिल सकते हैं, लेकिन शेयर ऑप्शन अगर स्टोरी है तो ये ट्रेडेबल होने की वजह से वो बेच भी सकता है और किसी और को भी शेयर्स मिल सकते हैं। मुझे कुछ सिमिलरिटी बताएंगे दोनों में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में और वारंट में? दोनों में शेयर्स मिल सकते हैं, डिफरेंसेस वहां उसी को मिलेंगे जिसने लोन दिया होगा, यहाँ उसको भी मिल सकते हैं और उसके अलावा भी मिल सकते हैं। सॉरी सेकंड आप बताने लगे तो आप बता दो। वहां कैश नहीं देना, यहाँ एक्सरसाइज प्राइस पे कैश दे के शेयर्स लेना। ठीक है सर, इंडिविजुअल जरा पढ़ लें और मेरा ख्याल है अगर इसको साथ बना लें जरा कहीं जगह बन जाएगी थोड़ी सी, ये वारंट के साथ या ऊपर नीचे छोटी सी एक जरा ये स्टोरी जो मैंने लिखी थी पेज के स्टार्ट में बना लें थोड़ा सा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई? थोड़ा सा बॉक्स सा पेज के ऊपर जगह बना लें या नीचे बना लें, लेकिन अब जो लिखने लगे कुछ लिख लीजिएगा, लिखना वैसे जरूरी भी नहीं है, लिख के बस अपने वर्ड्स में आपने बताना है ये होता क्या है वारंट। लिखने के बाद ये पूरा एक सफा मिस्टर जी को क्या क्या राइट देता है, लोन पे इंटरेस्ट भी मिलेगा खुदा ना खासा, लोन भी वापस होगा और साथ साथ शेयर भी खरीद सकता है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज, क्या ये भी कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की स्टोरी में आ जाएगा? क्या इस सफे में ये सलाहियत है कि शेयर्स फ्यूचर में बढ़ जाएं, बढ़ गए हैं या बढ़ सकते हैं? तो अगर वारंट्स इशू हुए होंगे उसके नतीजे में ऑर्डिनरी शेयर्स में इजाफा हो सकता है। दाने सर चले सर, अब पढ़ते हैं कि ये जो सारी बहस है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की, इसका ईपीएस से क्या ताल्लुक है। पेज नंबर आपके पास 1111 है, 111 है सॉरी, और अब आप हेडिंग में है इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। फुल कंसंट्रेट, बस 5-7 मिनट और आगे हैं, उसके बाद गेम इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। मेरी फिर बात पे आप हंसे होंगे, कोई मसला नहीं, मेरी बातें शायद ऐसी हैं, 5-7 मिनट का मतलब वही होता है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डू नॉट इम्पैक्ट कैलकुलेशन ऑफ, जो हम पढ़ चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। वहां शेयर्स अगर इशू होंगे या डिक्रीज होंगे तब उसका इम्पैक्ट उस सीपीएस पे आना है, जिसका अब नाम बेसिक पढ़ चुका है। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड, कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर और कोई ऑप्शन और वारंट्स की बहस नहीं। किसकी मौजूदगी कहां इंपैक्ट नहीं करेगी? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की मौजूदगी बेसिक ईपीएस को इंपैक्ट नहीं करेगी, बट डाइल्यूटेड ईपीएस माइट डिफर फ्रॉम बेसिक ईपीएस वेयर देयर आर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इन एग्जिस्टेंस। शायद सारा सस्पेंस हम खत्म कर सकते हैं कि बहस होकर रही है। क्या पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स में इजाफा हो सकता है? ऑर्डिनरी शेयर्स में अगर इजाफा हो गया तो क्या अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी?
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जरा जहन में लाएं यार। फ्यूचर में अगर खुद खदशात हो रहे हो तो उन्हें तभी रिकॉर्ड करें या आज ही बता दें। तो हम अकाउंटेंट्स का काम ये है कि बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद फिर अगर कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो हम शेयर होल्डर्स को ये बताएंगे, कंसंट्रेशन ऑन माय वर्ड्स प्लीज, कि अगर वो शेयर्स जो फ्यूचर में इशू होने हैं आज ही इशू हो जाएं। क्या सेंटेंस बोला प्लीज मैंने? हो गए हैं या हो जाएं। अगर वो शेयर्स जो फ्यूचर में इशू होने हैं अगर आज ही हो जाएं तो शेयर्स बेस में जब ज्यादा हो जाएंगे तो ईपीएस में कितनी कमी आ जाएगी ये हमने आज डिस्क्लोज करके उन्हें बता देना है। किस कॉन्सेप्ट ने हमें फोर्स किया ये बताने को? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने हमें फोर्स किया है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है शेयर होल्डर्स की ईपीएस रिड्यूस हो सकती है तो हम उसे शेयर होल्डर्स के सामने आज ही रख देंगे। लाने सर, अगर फॉर एग्जांपल ये लग रहा है कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने से ईपीएस में, बेसिक ईपीएस में इजाफा हो जाएगा, तो क्या हम फिर भी डिस्क्लोज कर रहे होंगे? इजाफा हो रहा होगा तो अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा होगा तो उसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छाई इंशाल्लाह जब होगी तब देख लेंगे, लेकिन अगर ये खदशा है कि कमी आ जाएगी तो वो आज ही बता देंगे। ठीक है सर, अगर कोई खतरात हो तो आज ही पता चले तो शायद इंसान प्रिपेयर्ड हो जाता है, लेकिन अगर खुशी जल्दी आ जाए और बाद में ना हो तो इंसान को बड़ा बुरा लगता है। ये उसी तरह से है कि जिस तरह आई कैप के हॉल से जब आप पेपर दे के निकलते हैं, जितना मर्जी अच्छा लग रहा हो, कभी ये इत्तेफाक ना हुआ है और ना ही होना चाहिए कि रास्ते में आप किसी मिठाई की दुकान के सामने रुकें, वहां से मिठाइयों के डब्बे खरीदें और रिश्तेदारों के घर तकसीम करके घर पहुंच जाए और देन अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन अगर खुद पता है आईकेएफ के हॉल से निकलते हुए कि पेपर्स वही हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, तब रिजल्ट का वेट ना करें और दोबारा किताबों को ढूंढ के कहीं नजदीक करना शुरू कर दें। और जितने मर्जी अच्छे पेपर हुए हैं कभी भी वो किताबें किसी और को अभी ना दें। मिठाई का डिसीजन कब तक पेंडिंग रखें? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन दोबारा पढ़ाई का डिसीजन जहन में जरूर लाते रहें, दिल नहीं करता, वो एक अलग इशू है, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कर देना चाहिए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हमने बताना है, विच मींस अगर ईपीएस में डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है तो बता देंगे, और अगर ईपीएस में डाइल्यूशन की जगह कोई इंक्रीज एक्सपेक्टेड है तो वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर वो शेयर्स, कौन से शेयर्स जो इशू हो गए हैं या हो सकते हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर इशू हो गए, जो होने हैं वो अगर आज ही हो गए तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, बस ये कैलकुलेट करना। अब आए जरा पढ़ के देख लेते हैं। ये सभी, ये तो सारा वारंट, शेयर ऑप्शंस, ये तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ओपिनियन से होते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ये सब कुछ डिसीजन उनसे करवाए जाते हैं, उनकी कंपनी है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दें, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर दें वगैरह वगैरह। तो ये सारा उन्हीं के ओपिनियन से सारा बिजनेस कंपनी का चलता है जी। फर्स्ट पैराग्राफ से दोबारा शुरू कर दें, अब लेकिन जरा फास्ट ट्रैक पे शायद हो सकता है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डू नॉट इंपैक्ट कौन सी कैलकुलेशन? But diluted EPS might differ from the basic EPS when there are potential ordinary shares in issue. A potential shares become, ये लाइन अंडरलाइन कर, if हो गए हैं या हो जाएं, if potential shares become actual ordinary shares, the earning figure will be shared with a large number of ordinary shares. This might, dilute का वर्ड बार बार आएगा तो क्या मतलब है? कमी, रिडक्शन। The literal meaning of dilution is reduction in ताकत, एक शेयर की अर्निंग की ताकत कम हो रही है। IAS 33 defines dilution as follows, एक सिंपल सी डेफिनेशन आ रही है, dilution is reduction in earnings per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted or options or warrants are exercised। किस assumption की बेस पे ये सारी स्टोरी है? कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो गए हैं और ऑप्शंस या वारंट्स एक्सरसाइज हो गए। वैसे हो गई हैं या हो जाएं, तो ये assumption ले रहे हैं।
है ना सर? एक ओवरव्यू पढ़ लें, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। With respect to EPS, dilution would occur if same earnings have to be shared amongst more shares than are currently in existence. Shares में इजाफा हो गया तो ज्यादा shares में divide होने से कमी आ जाएगी. Many entities at the year end have potential shares outstanding which if converted into shares would dilute the earnings per share. Diluted earnings per share shows the lowest earning per share possible, assuming that potential ordinary shares are converted into ordinary shares. Lowest ढूंढना है हमने, कैसे वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. The diluted earning per share shows user the maximum potential dilution of their earnings in future. Worst case scenarios underline करने words. Assuming that potential ordinary shares currently in existence are converted into ordinary shares, it logically follows that diluted earnings per share can never be higher than the basic earning per share. इंडिविजुअल जरा पढ़ लें, मेरा ख्याल है शायद सारी बात होगी. किसी वर्ड में कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लें. अभी याद करने वाली चीजें शायद नहीं स्टार्ट हुई हैं, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने की शायद बात हो रही है. ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली साथ चल रहे हैं. मेन स्टोरी का क्रक्स क्या है? अगर क्या हो जाए, अगर कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाएं और ऑप्शंस या वारंट्स एक्सरसाइज हो जाएं तो शेयर्स के बढ़ने से जो डाइल्यूशन होगी वो हमें शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करनी है. Objective of diluted EPS. The objective of diluted EPS is consistent with the basic EPS as to provide a measure performance. Basic EPS हो या diluted EPS ये बताएगी क्या शेयर होल्डर्स को? कंपनी के परफॉर्मेंस, अर्निंग्स पर शेयर. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या बताएगी कि अगर वो कन्वर्टेबल्स और ऑप्शंस एक्सरसाइज हो भी गई तो मैक्सिमम कितनी अर्निंग पर शेयर रह जाएगी. फॉर एग्जांपल 10 रुपए बेसिक अर्निंग है, इसका मतलब हर शेयर पे 10 रुपए कमाए हैं, और 8 रुपया डाइल्यूटेड अर्निंग्स है, तो 8 रुपए का मतलब अगर वो शेयर्स कन्वर्ट हो भी गए तब भी 8 रुपया एक शेयर के बदले आप कमा ही लेंगे. कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर हो रही है. एक ये है कि बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स, और एक है कि अगर वो शेयर्स भी कन्वर्ट हो जाए तो मैक्सिमम कितनी कमी आ सकती है, ताकि शेयर होल्डर्स पहले ही वेल प्रिपेयर्ड हो जाए. उन्हें पता हो कि ठीक है इस वक्त तो 10 है लेकिन फ्यूचर में 10 की बजाय 8-7 होने का खदशा भी मौजूद है. हो गया है, ये हो सकता है. आज जी अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स खत्म हो गई हैं, कैलकुलेशंस की तरफ हम जा रहे हैं. बोरिंग हो गया था जरा. कैलकुलेशन ऑफ क्या? डाइल्यूटेड ईपीएस. ऑलवेज कैलकुलेट बेसिक ईपीएस बिफोर द डाइल्यूटेड. ये हमेशा सबसे पहले हम, अगर अब ये क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, सबसे पहले क्या निकाला करेंगे? बिफोर द डाइल्यूटेड ईपीएस, एंड देन कंसीडर एडजस्टमेंट इफ एनी ऑन बेसिक अर्निंग्स एंड बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स. क्या मतलब बेसिक अर्निंग्स, बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स? फार्मूला क्या बेसिक ईपीएस का? अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे, इस कैलकुलेशन के बाद ईपीएस निकाल ली हमने, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या जो अर्निंग्स हमने ली थी बेसिक ईपीएस में, उन अर्निंग्स में कुछ चेंज तो नहीं आएगा अगर कन्वर्टेबल शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं, ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएं. अर्निंग्स में चेंज तो नहीं आएगा. आ सकता है, वो बताता हूँ कैसे आ सकता है. और सेकंड ये भी देखेंगे कि शेयर्स में चेंज तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है कितना आ रहा है, तो अर्निंग्स में भी जो चेंज आ रहा है वो भी देखेंगे, और शेयर्स में भी जो चेंज आ रहा है वो भी देखें. तो बाद में इसके कॉम्बिनेशन की बेस पे एक और वर्किंग कर लेंगे. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे प्लीज, और उसके बाद फिर देखेंगे कि डाइल्यूशन के इफेक्ट्स अर्निंग्स में क्या आ रहे हैं और शेयर्स में क्या आ रहे हैं. देन पिछले पेज पे जाएं. 3 तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. पिछला पेज मींस जो फर्स्ट पढ़ा था हमने, कौन कौन से थे? यहां जरा रिवर्स ऑर्डर में जरा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आ गया, अगर किसी कंपनी की शेयर ऑप्शंस हैं तो फिर क्या करेंगे? Options are granted to individuals, allowing them to acquire a certain number of shares in the company at a specified price per share called as. This is usually lower than the average market means fair value of the share, which therefore encourages the option holder to buy the share. नॉर्मल सिचुएशन यही है कि एक्सरसाइज प्राइस किससे कम होती है? मार्केट प्राइस से.
ताकि कुछ एम्प्लॉयज को, खासतौर पर एम्प्लॉयज के एंगल से, तो उसको कुछ फायदा हासिल हो जाए। कॉन्सेप्ट सर जी अब ये है, कंसंट्रेशन जरा फुल जरा, ये तकरीबन अब ये जो हमने पढ़ा है ये उस तरह से कुछ हो जाना है जिस तरह राइट शेयर्स होते हैं। राइट शेयर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स इशू किए जाते हैं, नॉर्मली एट लेस देन मार्केट वैल्यू। तो देन जरा बेसिक ईपीएस में लाए जरा, कॉम्बिनेशन इशू है ये। इसका फिर क्या करते हैं हम, अलहदा कर लेते हैं इशू फॉर वैल्यू और इशू फॉर नो वैल्यू। सिमिलरली ये जो शेयर ऑप्शंस हैं, शेयर ऑप्शंस में भी प्राइस ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मली वो लेस देन मार्केट प्राइस होगी। ऑप्शंस के लिए वर्किंग हम ये किया करेंगे कि ऑप्शंस जब एक्सरसाइज होंगी कभी फ्यूचर में, तो कितने शेयर्स ऐसे होंगे जो फॉर वैल्यू इशू होंगे, कभी वर्किंग की है सर हमने, और देन कैलकुलेट कर लेंगे कितने शेयर्स ऐसे होंगे जो फॉर नो वैल्यू इशू होंगे। देन करना यह है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो शेयर्स फॉर वैल्यू इशू होंगे, कैश आएगा, उनके अगेंस्ट तो ये भी एक्सपेक्टेड होगा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉफिट भी होगा, तो इसलिए वो डाइल्यूटेड कंसिडर नहीं होंगे। डाइल्यूटेड कंसिडर नहीं होगा क्या मतलब है, उनकी वजह से ईपीएस में कमी एक्सपेक्टेड नहीं होगी। लेकिन वो शेयर्स जो हमने फ्री में दे देने हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन दे देने हैं, उनसे को प्रॉफिट में इजाफा एक्सपेक्टेड ना होने की वजह, अर्निंग में इजाफा ना होने की वजह से और बेस में शेयर्स बढ़ जाने की वजह से वो डाइल्यूटिव होंगे और उनको डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर कर लेंगे। शेयर ऑप्शन का सिंपली ट्रीटमेंट क्या है, फॉर वैल्यू अलहदा करेंगे, फॉर नो वैल्यू अलहदा करेंगे। फॉर वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि उनसे डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं है, और फॉर नो वैल्यू को कंसिडर करके डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग कर लेंगे। राइट शेयर्स में और शेयर ऑप्शंस में फर्क क्या है, वो इशू हो गए हैं, अगर वो इशू हो गए हैं तो उसमें फॉर वैल्यू भी कंसिडर हो रहे हैं और फॉर नो वैल्यू भी हो रहे हैं। और ऑप्शंस क्या हैं, इशू होंगे, इशू जो होंगे उनमें जो फॉर वैल्यू इशू होंगे उनके अगेंस्ट डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं होगी हमें, क्योंकि उनके अगेंस्ट कैश भी आना है, इंशाल्लाह उस कैश से प्रॉफिट भी और कमाएंगे। तो देयरफॉर ऑप्शंस के केस में डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग करते हुए सिर्फ फॉर नो वैल्यू शेयर्स कंसिडर किए जाते हैं। मैं कुछ समझा सका हूं? आए थोड़ा सा अंग्रेजी में और पढ़ते हैं, बाद में एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज इट रिजल्ट्स इनटू बोथ, ये क्या आ गया यार, फॉर वैल्यू रिलेटेड टू द कैश रिसीव्ड एंड अ नोट नॉट फॉर वैल्यू रिलेटेड टू द बोनस एलिमेंट बीइंग द डिफरेंस बिटवीन। ये कभी वर्किंग की है हमने? वो ट्राई करें, ज़हन में रिवाइज करें, राइट शेयर्स की वर्किंग कैसे करते हैं हम। राइट शेयर से पहले जो भी शेयर्स हम वो लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ राइट शेयर ढूंढ लेते हैं, उससे क्या आ जाता है, उससे नंबर ऑफ राइट शेयर आ जाते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय 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 इशू प्राइस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय साथ ही कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं जज्बाती हो रहा हूँ मुझे पता है, इधर ही आ जाए, दोबारा करेंगे। When the option is exercised, it results into both for value issue and for no value issue. For value issue अगर आ जाए तो for no value का कैसे पता चलाएंगे, टोटल आ जाएंगे, जो टोटल शेयर्स हैं उनमें से माइनस कर देंगे। मेरा ख्याल है एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल कर लें, बाद में फिर अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी को ज्यादा हम एक डी ट्रैक ना कर दे क्योंकि बात बड़ी सिंपल है। एग्जांपल 1 एक मिनट होना, प्लीज कौन सा सफा आ गया है, क्या करवाने लगे हैं मुझे आप, कौन सी एग्जांपल करवाने लगे हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन टू एक्वायर शेयर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देयरफॉर 4,10,000 दिया हुआ है। देयर आर 2 लाख ऑर्डिनरी, ₹2 शेयर इन इशू, ₹2 यहाँ क्या होगा सोचें, नॉमिनल वैल्यू लग रही है, 2 लाख शेयर्स हैं, ₹2 शेयर्स इन इशू। During 2015, the company's shares has an average market value of ₹6। एवरेज मार्केट वैल्यू का मतलब एक शेयर की मार्केट, ऑन एवरेज एक शेयर की मार्केट वैल्यू ₹6 है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्ड
option to purchase 1 lakh shares at a strike price of 2 rupees per share, 2 rupees each. मेरे वर्ड्स कंसंट्रेशन सुनने प्लीज। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, चीजें कॉम्प्लेक्स तभी होती हैं अगर साथ साथ एफर्ट ना की जाए। रिक्वायरमेंट पढ़ें, कैलकुलेट क्या एंड क्या, रजिस्टर खोलें। हमेशा अगर डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है तो पहले बेसिक निकाल के ही करनी है। पहले क्या होगा तो क्या होगा, बेसिक सामने होगी तो डाइल्यूटेड की डिस्कशन होगी। बेसिक ईपीएस का फार्मूला बोलने, आपने बिल्कुल सही किया। अर्निंग वर्ड ज़हन में रख के जरा फिगर ढूंढ दे। अर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अब छा गए हैं, 4,10,000 अर्निंग हो गए, डिवाइडेड बाय बेसिक ईपीएस की वर्किंग करते हुए कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कंसिडर नहीं करना। सिर्फ कौन से शेयर्स कंसिडर करने हैं? जो इन इशू हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स? ओपनिंग कितने थे, क्लोजिंग कितने हैं, कोई नंबर ऑफ शेयर्स में ड्यूरिंग द ईयर चेंज तो नहीं आया, इंफॉर्मेशन नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 2 लाख। आपके कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया? 2.05। इस कैलकुलेटर के आंसर का नाम क्या है? प्लीज क्या नाम है यार? नेक्स्ट अगली जो मैं बातें करने लगा पहले सुने। अब हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि हम डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करें। रेडी सर? क्या कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है? अगर मेरे इस सवाल का जवाब हो नो, तो फिर जो बेसिक है वही डाइल्यूटेड है, इसका मतलब इसमें कोई कमी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर है यस, तो फिर बताएं कौन सा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है? शेयर ऑप्शन। अब शेयर ऑप्शन की बहस जरा गौर से सुने, पढ़े जरा लाइन। कंपनीज के डायरेक्टर के पास एक ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं वो? कितने पे इशू कर सकते हैं? तो अगर शेयर ऑप्शंस होंगी तो हम डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग करते हुए क्या करेंगे? फॉर वैल्यू और फॉर नो वैल्यू को अलहदा करेंगे। और इसमें से क्या क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि उनके अगेंस्ट कैश आना है तो इंशाल्लाह प्रॉफिट भी होंगे, तो वो तो बहस से निकल गए। सिर्फ कौन से ढूंढने के लिए हम ये वर्किंग करने लगे हैं। तो कंसंट्रेशन से सुने जी प्लीज। कितने शेयर्स इशू होंगे? 1 लाख शेयर्स गिवन है, ठहर जाए, पेशेंस दिखाएं। एक शेयर कितने पे इशू होगा? अगर मैं लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 लाख आ जाएगा। क्या 2 लाख कैलकुलेट करके कुछ आगे सोचूं या गेम शॉर्टकट कर दूं? रहने दे सर, शॉर्टकट क्या, हमारे से लॉन्ग कट नहीं हो रहा। ये 2 लाख क्या है? लाख शेयर्स इशू करके 2 लाख कैश आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 लाख, कुछ याद आ रहा है यार? मल्टीप्लाइड बाय, ढूंढे ढूंढे वो कर लेते हैं, पहले मेरी इक्वेशन बन रही है। मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ढूंढ लेंगे यार। अब कैलकुलेटर हाथ में उठाएं, प्लीज उठाएं। 33,333 का मतलब बताएं। इशू फॉर वैल्यू तो कंसिडर ही नहीं करने थे, कोई इशू नहीं निकालनी है। अब क्या करें? अब क्या करें, किसमें तो माइनस करें? कमाल हो गया। 1 लाख क्या है? शेयर्स इशू होंगे, उनमें से हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 33,333 तो फॉर वैल्यू होंगे। और देयरफॉर हम किन शेयर से इंटरेस्टेड हैं? 66,667 इशू फॉर नो वैल्यू आपने निकाल ली। ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए, मैंने मिटा देना है, बाद में कह देना कि रहने दें, पहले बात सुन लें। आई होप कि मेरी वर्किंग एग्जैक्टली सेम है। किससे मैच कर रही है? तो ऑप्शंस में भी यही वर्किंग है, लेकिन यहाँ बस अब सिलेक्शन कैसे होनी है और फिगर्स लिखनी कैसे है। डाइल्यूटेड ईपीएस की अगर वर्किंग कर रहा हूँ
तो क्या अर्निंग्स में कुछ चेंज आएगा? इस केस में नहीं आएगा। क्या कुछ शेयर्स में चेंज आ जाएगा? पहले मैंने बेसिक वाली फिगर्स एज इट इज दोबारा लिख ली हैं। अर्निंग्स में कुछ चेंज इस केस में एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने कंसिडर ही कौन से करने हैं, जो फॉर नो वैल्यू है। लेकिन क्या शेयर्स में कुछ चेंज आएगा? कितने लिखूं? 667, विच मीन्स वर्ड्स मेरे गौर से सुने। डाइल्यूटेड अर्निंग्स तो वही 4,10,000 है, लेकिन डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स 2,66,667 है। 1 मिनट जरा सॉल्व कीजिएगा। क्या वाकई डाइल्यूशन हो रही है? 1.54 अगर इजाजत दे दें लिखने की, 2 डिजिट्स तक लिखने की इजाजत दे दें, तब शेयर होल्डर्स के सामने 2 ईपीएस जाएंगी। 2.05 का मतलब जो इस वक्त है, और 1.54 का मतलब जो हो सकती है अगर ये ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएं तो। आई होप कि आपने मेरे वर्ड्स पे गौर किया है। लिखना कोई साइंस नहीं है, आर्ट्स है, देख के लिख लें। आई होप कि आपने बात समझ ली। सर, तो बेसिक ईपीएस में ही एडजस्टमेंट होनी है डाइल्यूटेड फिगर्स की, बेसिक सामने रखनी है और उसमें फिर एडजस्टमेंट्स करनी है जो हो सकती हैं अगर पोटेंशियल शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो